कौन है देखो, पार्थ है, प्रखर है और वान्य है। नीचे करो। युग है। 4 ही बच्चे। ये तो आपका, एक तो आपका है ना मीटिंग रूम। 3 4 5 5, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी को कितने में डिवाइडेड, कितने सेक्टर में डिवाइड कर रखा? यस बेटा, क्वेश्चन कितने सेक्टर्स में? 3। वेरी गुड, शाबाश, एक्सलेंट। कौन कौन से सेक्टर हैं बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट, प्राइमरी, आगे, एंड, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 सेक्टर में कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। रोहन, आप इसको और क्या बोलते हैं बेटा? और क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ बेटा, प्राइमरी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी को बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थोड़ा सामने देखो बच्चे, एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर में डिवाइड कर। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन और है, आप बताओ बेटा, आपने 12th में कॉमर्स वो पढ़ रखी है आपने, इकोनॉमिक्स? चलो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है? इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट 60% लोग कहते हैं इसमें, 60-65% लोग इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। ठीक है, समझ आ गया? अब एक और क्वेश्चन है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है? टर्शरी सेक्टर। ये है टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ध्यान रखना, इसे वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में बहुत बेसिक लेवल से लेकर एडवांस आईएएस तक एग्ज़ाम में आ चुका है ये। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जीडीपी में, यानी कि जो हमारी जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो किसका होता है? टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। चलो, अब आपसे क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं या एग्रीकल्चर में? बड़ा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। यस बच्चे, हैं बच्चे बता। फार्मिंग आ गई, और बोलो, और वेरी गुड। माइनिंग बहुत एग्जाम में आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या माइनिंग प्राइमरी आता है, सेकेंडरी में आता है, टर्शियरी में आता है? माइनिंग किस में आता है बच्चे? प्राइमरी में। अगर आप भूल जाओ, जो आपको नेचर दे रहा है, नेचर दे रहा है प्राइमरी में है। ठीक है, समझ आ गया? जो नेचर दे रहा है प्राइमरी। फॉरेस्ट्री आएगा, फॉरेस्ट्री किस में आएगा? फॉरेस्ट्री नेचर दे रहा है, प्राइमरी में आएगा। ठीक है, माइनिंग, फिशिंग किस में आएगा? जो नेचर दे, अगर सोचो नेचर दे रहा है, दैट विल प्राइमरी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, इसमें से कौन सा सेक्टर है सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट कर सकता है, एंड वाई? ये कह रहे हैं सर्विस। आपका आंसर क्या होगा? सर्विस। और इसके अलावा डिफरेंट आंसर है किसी का? डिफरेंट या बेटा? इशू सर्विस। चलो, और कई डिफरेंट आंसर हो विद सर्विस? क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर सर्विस सेक्टर में क्या होता है? फैक्ट्री लगाने के लिए तो क्या, फिर तो आपको फैक्ट्री लगाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेटअप करना पड़ेगा। आप खुद जवाब दे रहे हो, खुद है। भाई मैन्युफैक्चरिंग करोगे तभी तो करोगे बेटा, ट्रांसपोर्ट करोगे कि पहले ट्रांसपोर्ट कर दोगे? जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा पहले ट्रांसपोर्ट आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट कर सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर के आसपास छोटी सी फैक्ट्री होगी जिसमें 2-3 लोग काम कर रहे होंगे, उसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयड है 5-10 लोग और होंगे।
कैसे? वो क्या है, रॉ मटेरियल आ रहा होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो रही है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसके बाद उसमें चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, मशीन जहाँ पर मशीन ख़राब होगी उसके लिए टेक्नीशियन चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, और भी चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, इंडिया ने प्रोग्राम चला रखा है ताकि उस सेक्टर में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है, वो जॉब्स कहाँ से दोगे? और एक चीज़ और है, किसी भी कंट्री ने अगर प्रोग्रेस करना है, किसी भी कंट्री एक्सपायर, चाइना बहुत आगे क्यों है? चाइना धमकी देता, आ जाओ हमारे, आ जाओ लाइन में आते। यूएसए कहता है हम इतना लगाएंगे, हम इतना लगाएंगे, टैरिफ, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ऐसा क्यों है? दे हैव प्रोग्रेस वेरी फास्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव थिंग। अब कहीं वीडियो वायरल होगा, एक कुर्सी होती है उसे फोल्ड करके जेब में डालो, ऐसा उन्होंने डाल रखा है, ठीक है। घरों के सामान इतने बढ़िया बढ़िया सामान है, उसको 10 एक ही छोटा सी चीज़ में 10 जगह यूज़ कर सकते हैं आप, और उनका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में चलता है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाना है कि इंडिया जब कोई भी कंट्री में, अपनी कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि वहाँ पर लोगों को, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आईटी सेक्टर में बहुत बहुत आगे हैं, ठीक है, मैं कई कंट्री घूम चुका हूँ आपके ना, तो कई कंट्री में गया, फ्रॉम कहाँ से, मैंने पूछा, मैं आया फ्रॉम इंडिया, ओह आईटी सेक्टर वेरी गुड, जबकि मुझे आईटी सेक्टर कुछ नहीं पता कैसा चलता है। वहाँ पर गए, फ्रॉम इंडिया, हो आईटी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते, ठीक है, क्लियर। मैं थाईलैंड में गया, चाइना में गया, चेक रिपब्लिक में गया, वहाँ पर ओ इंडिया फ्रॉम आईटी वेरी गुड, नाम हो गया, हमारा नाम क्या है, इंडिया के अच्छे लोग करते हैं, ठीक है, समझ आ गया बच्चे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जॉब ये सेक्टर जनरेट कर सकता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, यू नीड कैपिटल, पैसा चाहिए ना, कैपिटल चाहिए, टेक्निक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। ये तो है नहीं है, जैसे एप्पल का है, जो लेटेस्ट चल रहा है, एप्पल का चाइना में प्लांट है, अब वो जैसा ट्रेड वॉर चल रहा है तो दे मे शिफ्ट देयर फैक्ट्रीज टू इंडिया, वो 100 जो 150% टैरिफ कौन देगा, ठीक है, समझ आ गया। इसमें क्या है, यू नीड कैपिटल, कैपेक्स बोलते हैं इसको, अगर नहीं करोगे, जैसे फैक्ट्री लगानी, यहाँ पर ज़मीन चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, और भी कई हिंड्रेंस होते हैं, आसान काम नहीं होता, ये लैंड एक्विजिशन करना एक बात है। अब और एग्जांपल दूँ आपको, शायद आपने पढ़ा हो कल परसों, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने TCS, जो इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, लगभग 5 लाख लोग करते हैं, शायद 99 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में वो लीज पे दिए है, पढ़ना उसको, कल या परसों का, 100 रुपये या 150 या पता, वेरी स्मॉल अमाउंट पे लीज पे दिया है। उससे क्या होगा, 12,000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन अगर उस एरिया में अगर TCS कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है या कर देती है, तो आसपास डेवलप हो जाएगा, उस एरिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। जैसे और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे दिल्ली जो एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में लगा है महिपालपुर, या बिल्कुल साथ में लगता है, वहाँ पर आज से 20, जब एयरपोर्ट नहीं बना 25-30 साल पहले, देयर वाज नथिंग। जब एयरपोर्ट बना वहाँ पर, तो क्या हुआ, वहाँ पर जो कार्गो एजेंसीज़ हैं उनको अपने वो ऑफिस खोलने हैं, और कई ट्रैवल एजेंट ऑफिस खोलने हैं, तो उस एरिया को क्या डेवलप हो गया, होटल्स खुल गए बहुत सारे, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे अभी जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जेवर में, तो वहाँ पर भी आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, नए नए रियल स्टेट एजेंट्स वो आ रहे हैं, ठीक है, कंपनीज आ रही हैं, वो अपना डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग जब फ्लाइट्स आएंगी ऑटोमेटिकली वहाँ होटल्स भी चाहिए होंगे, और भी चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, दुनिया भर की, फिर एयरपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अकोमोडेशन भी चाहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया का डेवलप हो जाता है, ठीक है बेटा, समझ आ गया, बोलोगे इतनी, इट इज़ क्लियर। आप एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड किस सेक्टर में है, प्राइमरी। इंडिया GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सेकंड नंबर पे किसका कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का, थर्ड पे है प्राइमरी GDP कंट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इसमें, लेकिन क्या है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, इसका, ठीक है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, सर्विस सेक्टर की जो प्रॉब्लम है, यू नीड स्किल्ड लेबर, ठीक है, स्किल्ड चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके जो स्कूल हैं, क्या कौन सेक्टर में आते हैं, इंडस्ट्री या सर्विस में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या है,
इसमें स्किल्ड लेबर कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं? 5-7 होंगे, 10। एक वो माली टाइप होगा, ठीक है, एक 2-3 स्वीपर होंगे, मतलब हो गया, ठीक है। उसमें जो टीचर ज़्यादा होते हैं। क्या बैंक चले जाओगे, बैंक में क्या सेक्टर है, अगर 15-20 लोग एम्प्लॉई हैं तो इसमें 1 या 2 होते हैं अनस्किल्ड होते हैं, बाकी सारे स्किल्ड चाहिए होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता है, स्किल्ड अनस्किल्ड, ठीक है, सारे होते हैं। जैसे मारुति फैक्ट्री है, उसमें क्या है, सारे सिर्फ स्किल्ड सारे क्या होते हैं, उसमें लेबर भी होती है, इन्वॉल्व होती है हाईली। इसके बाद क्या होता है, जब वो कार्स बन जाती हैं तो क्या होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। इसके बाद कहाँ जाती हैं, शोरूम में जाती हैं, शोरूम वाले को मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब कार जो होता है बिकती है तो क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी वाले को जॉब मिल जाता है, और किसको मिल जाता है, किसको, फाइनेंस कंपनी को जॉब मिल जाता है, ठीक है। और किसको मिल जाता है जॉब, इसके बाद जाएगा फिर जब हो गया कुछ पेंटिंग एक्सीडेंट मारेगा, किसी को चोट भी लगेगी, हॉस्पिटल भी जाएगा। तो इस तरह डायरेक्टली एम्प्लॉयड लोग फ्लैट होते हैं। प्लस पेट्रोल लगाएगा इसमें गाड़ी चलाने में, उसे गवर्नमेंट को आएगी, रेवेन्यू आएगी, पेट्रोल जो कंपनीज हैं उनको जॉब मिलेंगे, ठीक है। समझा क्या साइकिल क्या है ये। तो स्पेंडिंग करोगे तो क्या है, आपकी जीडीपी बढ़ेगी। अच्छा, इंडियन इकनॉमी क्या है, मिक्स इकनॉमी है या किस तरह की इंडियन इकनॉमी है, मिक्स इकनॉमी। मिक्स इकनॉमी क्या होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है, सारी की सारी, ठीक है। अब आता है नीति आयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बेटा। नीति आयोग क्या क्या किसी बात कर रहे हो, हैं? कौन, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म बताओ। ये 12th में आपके, 11th 12th में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, समझ आ गया बच्चे, नीति आयोग, करेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या बड़ा कच्चे, क्या नाम है तेरा आपका, है फामिका, फार्म FAMI के, वामिका, अच्छा अच्छा, हाँ बेटा। अब एक बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीति आयोग ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से कमीशन को रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार। प्लानिंग कमीशन, यस वेरी गुड। ये नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। अब प्लानिंग कमीशन है वो कब बना था बच्चों, 1950 में। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, जो 5 ईयर प्लान बनाया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, जो 5 ईयर प्लान है हमने कौन से कंट्री से लिया था बच्चे, यशिव, नो, इसको आज के रशिया ही बोलते, नोट कर लो बच्चा।
इसको एट दैट टाइम इज यूएसएसआर, लेकिन कई बुक्स में आजकल रशिया दिया हुआ है। बोथ आर करेक्ट, लेकिन यूएसएसआर इज मोर करेक्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर, याद रहेगा, बंद करना। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया हमने? अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5 ईयर प्लान बनाता था। अब आपसे क्वेश्चन है, अभी कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है? यस बच्चे, भामिका जी बोलो। 19। अब बच्चे कौन सा है, कुछ आइडिया? 28, 18 क्यों? 18 साल के इसलिए? यस बच्चे, यशु है कुछ आइडिया? वो निष्ठा ऑनलाइन लड़की बच्ची है क्या, नहीं है अभी? चलो 7th। अभी कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा है, क्यों? यस, क्योंकि क्या है, 5 ईयर प्लान कौन बनाता था? जब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया है तो। ठीक है, और साथ में एक चीज नोट करो, इंडिया का जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था। 12th 5 ईयर प्लान था, और ये 2012 से लेकर 2017 तक चला। ठीक है बच्चे, 2012। हमारा फाइनेंशियल कब शुरू होता है बेटा? फाइनेंशियल कब शुरू होता है हमारा? 1 अप्रैल से, और कब तक चलता है बच्चे? 31 मार्च। नोट कर लो, आप साइंस के स्टूडेंट को पता नहीं होगा आपको। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बच्चे 1/4 से शुरू होता है और 31/3 तक खत्म होता है। अभी कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26। ठीक है, अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है 25-26। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है बच्चे? 24-25। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, वो 24-25 खत्म हुआ। नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल को, और कब खत्म होता है याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर के आसपास ये फाइनेंशियल क्लोजिंग आ रही है यार, आ रही है यार, बड़े बिजी हैं, चल रहा है ऑडिट चल रहा है बैंक में। ठीक है, और टैक्स जमा कराओ, कई फ़ोन आते हैं सीए के, टैक्स बनता है आपको, जमा कराओ फटाफट, या इन्वेस्ट करो। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? क्लियर, हाँ। तो 12th जो है 5 ईयर प्लान वो लास्ट प्लान था 2012 से 17 तक। अब 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था बेटा? 1951 में, 1951 में शुरू हुआ था 5 ईयर प्लान। नोट कर लो ये। कब शुरू हुआ था? 1951 में, 1951 में। ठीक है बच्चे, अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि ये नीति आयोग कब बना है? यस, 1/1/2015। ठीक है, जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ये, अभी किसकी गवर्नमेंट है सेंटर में? नो, एनडीए की गवर्नमेंट है। ठीक है, अभी जो सेंटर में गवर्नमेंट है एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी पार्ट ऑफ एनडीए। ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, एनडीए की है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी वन ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ एनडीए। ठीक है बच्चे, तो कब बना है? 1/1/2015 को। ठीक है, बोलोगे तो नहीं। अब नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? हु इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? कौन है बेटा? बीबीएस चेयरमैन, पक्का? हरीश्वर, किसने बताया? सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, प्राइम मिनिस्टर। किसने बोला बेटा? क्या हो गया?
आग तो लगी, गर्मी में इतना हीट हो रहा है। जो अगले महीने गर्मी होने की हो गई है, इतने एसी, इतने गाड़ियाँ, कहाँ जाएगी इसकी हीट? क्यों बेटा? चलो, हाँ, ये सेंटेंस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है बताएगी बेटा? क्या नाम है आपका? नाम भूल गया आपका। आपका नाम है? हाँ, रायना। रायना बताओ बच्चे, रायना का मीनिंग क्या होता है? पता नहीं? अच्छा अच्छा। वैसे हर बंदे को अपने नाम का मीनिंग होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, बेसिक नाम, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। एक मिनट जरा, एक हमारे रिलेटिव थे, बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, तो कहता हम बेसिक जानने के लिए सबसे पहले हो गया, तेरे नाम का मीनिंग क्या है बता। ठीक है, बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ोगे तो। यस, ठीक है। इट मीन्स जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा, क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्या? ओ तेरी जाम, अच्छा, जाम लगा हुआ है नीचे यार, एम्बुलेंस है वो। इसका मीनिंग है, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, ही या शी विल ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जैसे अभी मोदी जी हैं, मान लो 5-6 साल के बाद कोई दूसरा बन जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन व्हाट विल हैपन? शी या ही विल ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन ऑफ। समझ आ गया बच्चे? एक्स ऑफ वाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ऑफिस के कारण। ठीक है, एक्स ऑफ में भूतपूर्व नहीं है, एक्स मतलब पीछे वाला नहीं है, वाई वर्च्यू ऑफिस, ऑफिस के कारण। समझ आ गया बच्चों? अब आते हैं इसके वाइस चेयरमैन कौन है? हु इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? उसका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी। कर ले बेटा, क्या कर रहा है? बुक में लिख रहा है, इसमें लिख ले, थोड़ा मेहनत कर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है बच्चे। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। ये मेल है, फीमेल नहीं है, कि सुमन नाम दोनों का होता है। ठीक है, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द सीईओ ऑफ डॉक्टर BBR सुब्रमण्यम ना? ठीक है, ये सबसे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। है, आता है, आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलोगे तो नहीं? आगे बढ़ें, चलो। अच्छा, एक चीज नोट कर लो, एक बहुत एग्जाम में आता है, गरीबी हटाओ, ये कौन से 5 ईयर प्लान में था? गरीबी हटाओ, ये स्लोगन था, या बोलते हैं इसका, कौन से 5 प्लान में था? ये 5th 5 ईयर प्लान में, नोट कर लो, ये बहुत एग्जाम में आता है, गरीबी हटाओ। हाँ, 5th 5 ईयर प्लान में आता है, बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछते हैं, 5th 5 ईयर प्लान में आता है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। LPG,
लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आया था? कौन? 1991 में, ठीक है, 1991 में। एट दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नो, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, फाइनेंस, हु वाज द फाइनेंस? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और बाद में जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। मनमोहन सिंह बड़े होशियार थे, पीएचडी भैया इकोनॉमिक्स में। आपको पता है, आपकी जानकारी, आप जाओगे आगे पढ़ोगे ही, बहुत अच्छे कॉलेजों में अभी भी, और जब पढ़ते थे हम तब भी, जो इको ऑनर्स करते हैं ना, बहुत अच्छे कॉलेज में 40 के 40 जो क्लास में बच्चे सब फेल होते हैं। ऐसे ऐसे भी रिजल्ट्स आए हैं। अच्छे कॉलेजेस के लोग बच्चे भी हैं, सब फेल। इसमें कहने का मतलब है काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है ये, आसान काम नहीं है ये। और जो वर्ल्ड बैंक के जो क्या बोलते हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और आईएमएफ के जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हैं। और इकोनॉमिक्स इज सो इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब है क्योंकि आप उसके बेस पर ही आप लोगों को जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 91 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था? व्हाट वाज दिस? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हाँ बच्चे बता, है कुछ आइडिया? है कुछ आइडिया? बताओ, आप पढ़ते? हाँ बेटा, भाभी क्या बता, आपने पढ़ा बेटा 10th? ऐसा था बिफोर 91। हाँ चलो, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत कम बुक्स में मिलेगा। किसी भी कंट्री के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए? एटलीस्ट कितना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए? है ठीक है? नहीं, कितना होना चाहिए? 15 क्या? किसका फॉरेक्स 15% होना चाहिए? किसका परसेंट होना चाहिए, पूछ रहा हूँ आपसे, समझ आ रहा है बेटा? जीडीपी का? किसका? ये तो कर रहा हूँ, जीडीपी का। नो, ये होता है, देखो बड़ा बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बहुत कम बुक्स में मैंने पढ़ा है। जितना आपका इंपोर्ट हो रहा है 1 मंथ में, उसका 3 टाइम 90 डेज का जो इंपोर्ट का बिल होता है वो आप पे कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आपने शायद पढ़ा होगा, किसी टीचर ने बताया आपको, समझ आ गया? जो आपका 1 मंथ का होता है उसको 3 टाइम्स कर लो, या 90 डेज बोलते हैं उसको, ठीक है। 90 डेज का जो इंपोर्ट करते हैं वो कम से कम उतना आपका फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि क्या मीनिंग है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेक्स रिजर्व? विदेशी मुद्रा भंडार, आपने सुना होगा। अभी नोट कर लो, एक और चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व किसके पास होता है? फॉरेक्स रिजर्व किसके पास होता है बेटा? यस, सेंट्रल बैंक के पास। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। और ये हर वीकली, इसके फ्राइडे को रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। वीकली रिजल्ट है कितना फॉरेक्स है वीकली। आज फ्राइडे है ना, सो आज छुट्टी है तो शायद कल आ गया होगा, ध्यान मेरा ख्याल है। हर एक शायद वर्ल्ड में फ्राइडे को ही निकालते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बेटा फ्राइडे आज छुट्टी है ना, गुड फ्राइडे तो है लेकिन छुट्टी है ना, तो शायद कल डाटा आ गया हो मेरे ख्याल, या शाम को कुछ आ गया, ठीक है। एवरी फ्राइडे जितनी भी कंट्री में, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ही आता है, इंडिया का तो फ्राइडे आता है, शायद वर्ल्ड में भी फ्राइडे को, क्योंकि नेक्स्ट 2 डे छुट्टी होती है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया? क्लियर? हाँ, तो 90 डेज का कम से कम होना चाहिए, या 3 टाइम्स ऑफ द मंथली जैसा बोलते हैं। उस समय कितना है फॉरेक्स रिजर्व था हमारे पास? कितना? नहीं, 2 वीक्स, 15 डेज पढ़ा होगा आपने। 2 वीक्स लिखा, कई बुक्स में 15 लिखा हुआ, 15 डेज लिखा हुआ है। उतना फॉरेक्स रिजर्व था हमारे पास। फॉरेक्स रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है? यस, ट्रेड मतलब इंपोर्ट के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लगभग 80% जो ऑयल है जो पेट्रोल गाड़ी चल रही है वो इंपोर्ट करते हैं,
80% ऑलमोस्ट जो हमारी वहाँपन है, 80% जो ऑयल नीड है हमारी, पेट्रोल, वो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? कि सिर्फ 20% ही इंडिया में होता है। अगर पेट्रोल आना बंद हो जाए, आपके पास पैसा नहीं है, यू हैव टू पे इन फॉर एक्सचेंज। वो पैसे में नहीं करते ट्रेड। कई कंट्रीज आपने स्टार्ट, रशिया ने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो फॉरेक्स है, वो करते हैं, वो डॉलर्स या उसको यूरो चाहिए होते हैं। अगर सपोज करो हमारे पास है ही नहीं फॉरेक्स, तो देन व्हाट विल हैपन? ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, आपकी सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, प्लस और क्या है, काफ़ी सारे, जैसे कि मैं कल पढ़ रहा था, इंडिया कल या परसों ही पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट $80 बिलियन, नहीं $8 बिलियन एवरी ईयर मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। $8 बिलियन कितने हो गए? लगभग कितने पैसे हो गए? लगभग $8 बिलियन। 80 क्या, 80,000 करोड़ लगभग। 80 क्या, 88, 64, 72, लगभग 70,000 करोड़ के करीब, लगभग एवरी ईयर मेडिकल इक्विपमेंट है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए आपको? अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं। मैं मेडिकल डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, डाटा है, कल परसों ही मैं डाटा पढ़ रहा था। ठीक है, 70,000 करोड़ से बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मान लिया हमारे यहाँ फॉरेक्स ही नहीं है, तो ये होते हैं हार्ट का, ब्रेन सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, अगर पैसा ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, देखो आपके पास अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कई आते हैं, बहुत सारे मेडिकल टूरिज्म समझते हैं। व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म बेटा? ये शू बता बेटा, नहीं पता? यस, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? बताओ बेटा, बता बच्चा। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है कि जैसे कई कंट्रीज में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान में, या इराक में अच्छी नहीं है, नाइजीरिया में अच्छी फैसिलिटी नहीं है, जो कई कंट्रीज हैं वहाँ पर मेडिकल अच्छा नहीं है। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, मान ली किसी को कैंसर हो गया, मान एग्जांपल दे रहा हूँ, अब कहता है यार उसका पैसा है यार, बच जाए, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हो जाए, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्टीमेटली यूएसए जाएगा, वीज़ा मिलना है मुश्किल है, और वहाँ पैसा भी 10 टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मान ली यहाँ लगेगा 7 लाख, वहाँ लगेगा 70 लाख, और वीज़ा भी नहीं देते वो। समझ आ गया? तो क्या है, जब ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, समझ आ गया? तो इसमें भी अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो लोग आपके पास आएंगे। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था, ये I7 है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो आँख के अंदर ही वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा देता है, अंदर, बाहर नहीं, अंदर ही कॉन्टैक्ट लेंस लगाया था, और बहुत छोटे टाइम में। कल I7 या I7 इंस्टीट्यूट है, कल अखबार में पढ़ा था, वो दिखा रहे थे, उसमें डायग्राम भी दिखाया हुआ था, निकाल के उसके अंदर ही, आँख के अंदर ही वो डाल देते हैं। यार लेज़र सर्जरी चलती है आजकल, लेज़र से क्या होता है, वो जो चश्मा है हटा सकते हैं आप, ऐसा बोलते हैं 5 सेकंड या 30 सेकंड में रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है? और मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे MRI मशीन है, ये बड़ी महंगी होती है, के पास 2-3-3 4 करोड़ की, या फिर एक्स जो होती हैं कैंसर रिलेटेड जो होते हैं, इसको क्या होते हैं, रेडियोथेरेपी वगैरह, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो 5-5-6 करोड़ की होती हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट समझ आ गया ना? अगर हमारे पास फॉरेक्स ही नहीं होगा, वी कैन नॉट इंपोर्ट, हमारी दूसरी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। क्लियर? तो किसी भी कंट्री के पास वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चे? 3 महीने का कर लो। ठीक है, 90 पानी पी लो बेटा, पहले पी ले बेटा। नहीं क्या हुआ है, पड़ा है, शाबाश। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, साथ में नींबू भी रखा करो, एक नींबू अच्छा होता है, दे दो बेटा पानी, इसमें डाल। ठीक है, चलो, तो हमारे पास 15 दिन का पैसे थे। अगर अल्टीमेटली कोई रॉ मटेरियल चाहिए आपको,
अगर रॉ मटेरियल फैक्ट्री में तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो चार और बन जाएंगे साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक लेटेस्ट आपने जापान के बारे में पढ़ा होगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। पॉपुलेशन अभी लेटेस्ट और डिक्रीज हो गई है उनकी, लेटेस्ट कल परसों में पढ़ रहा था, उनकी डिक्रीज हो गई है। और अब उनके बहुत बड़ी समस्या हो गई है, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा, ठीक है। या फिर क्या हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो स्पेंड करते हैं लोग, वो यंग लोग स्पेंड करते हैं। और जापान में ऑलमोस्ट लोग 100 ईयर 105 ईयर ओल्ड मिल जाते हैं आराम से घूमते फिरते हुए, 105 110 115 साल सेंटेरियन बहुत है, ठीक है। अगर वो यंग लोग ही स्पेंड नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, पेंशन कहाँ से देंगे उनको, ठीक है। तो व्हाट हैपन, तो जापान ने आज से 3-4 साल पहले जो दूसरे कंट्रीज़ के जो वर्कर हैं, ठीक है, उनको ट्रेन किया, ठीक है, उनको जो भी जापानीज स्किल चाहिए करके अपनी जो है कंट्री में वो है बुलाया गया। वैसे वो जापानीज लोग हैं, वो नहीं पसंद नहीं करते, वो सिर्फ अपनी कल्चर या अपनी को ही सीमित रहते हैं, वो तो पसंद नहीं करते अपने कौम लोग का। और एक जापान के बारे में एक ख़ास बात है, जैसे यूरोपियन की जो कंपनीज़ हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देती हैं, जापानीज पीपल डोंट ट्रांसफ़र देयर टेक्नोलॉजी। मैं तो उनसे काम कर चुका ना, बड़े वो क्या, बड़े वो रिजर्व टाइप है। क्या बेटा, वो तो ना, वो तो आप जब अब उनको इंग्लिश आती नहीं है नॉर्मली, काफ़ी इंग्लिश नहीं आती उनको। और ये सेम प्रॉब्लम चाइना में इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। अब तो शायद सीख रहे हैं लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है। जिस इनको इंग्लिश आ गई ना चाइना वालों को, तो निकल तो बहुत आगे चले जाएंगे, उनको आती नहीं है, ठीक है। तो 91 में स्टार्ट हुआ। तो अब एक एप्रीहेंशन और था कि अगर ये फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आएंगी तो क्या है, यहाँ लोकल इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो व्हाट वी डिड, वी इनवाइटेड फॉरेन कंपनीज, ठीक है, यहाँ आप बिजनेस करिए। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आई अपने साथ में, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आई, अपनी स्किल लेके आई। तो नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ, व्हाट हैपेंड, फ़ायदा होगा। आज की डेट में जो भी है, पहले उस टाइम में मैं बात कर 91 में सिर्फ एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी और एक फिएट होती थी, ठीक है, और एक स्कूटर होता था, चेतक वगैरह चलता था। आज की डेट में लोग परेशान हैं इससे, इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, कहते यार क्या है, नए नए मॉडल आ रहे हैं, हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद नया गाड़ी डालता है, ठीक है, और नया डिज़ाइन आ रहा है, उस एडवांस वर्जन आ गया, लो वर्जन। तो क्या व्हाट हैपन, तो उससे क्या हो गया, जब इकोनॉमी ओपन हुई तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए, अपना स्किल लेके आए, इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो जॉब पर नहीं हुआ। प्लस इंडिया के लोग हैं जो पहले पौधे होते थे, उनको दूसरे कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है। कई कंपनीज के CEO इंडियन है, ठीक है, वो कर रहे हैं, स्किल्ड है उनके पास, ठीक है। तो दिखा रहा हूँ, और जो भी है इससे फ़ायदा हुआ। और आपकी इन्फॉर्मेशन के 1997 में, सॉरी 1977 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय जो इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, ही वॉज अ क्रिश्चियन, ठीक है, बोले कुर्ते पजामे में रहता था। उसने सबको इंडिया से जो फॉरेन कंपनी से इंडिया का भगा दिया, ठीक है। कोका कोला वगैरह थी, दोबारा से आई 91 में, दोबारा आई, सबको यहाँ भगा दिया, कहता नो वी डोंट नीड दिस, ठीक है, तुम अंग्रेज हो तो हमें नहीं होना, वी नीड अपना कल्चर। लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है, आज की डेट में चलता नहीं है ये, ठीक है बेटा। तो समझ आ गया LPG क्या है। तो नई इन्वेस्टमेंट आई, इसमें लिमिट की गई, इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट की, नए बैंक्स आए, फॉरेन बैंक्स आए, ठीक है, बहुत KFC वगैरह कंपनी आई, ठीक है। आज की डेट में क्या है, आपके पास लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है। KFC का है, KFC कंपनी कहाँ की है, KFC कहाँ की है, USA की। और पिज़्ज़ा हट कहाँ की है, हाँ USA की, डोमिनो भी USA की है, ये भी है, पिज़्ज़ा हट भी USA का। मैकडी कहाँ की है, मैकडी USA की। तो कहने का मतलब है ब्रांड देख रहे हैं आप सारे के सारे। किया कंपनी कहाँ की है, किया हुंडई इसकी है, साउथ कोरिया की। LG कंपनी कहाँ की है, LG जापान की है। BMW कहाँ की है, नहीं एक मिनट जरा, किया जो कंपनी है वो साउथ कोरिया की। और कौन सी पूछा मैंने, LG वो भी है साउथ कोरिया की, ठीक है।
क्लियर। तो वट कहने का मतलब है आपके सामने जो ब्रांड नेम आ रहे हैं, जो वर्ल्ड फेमस कंपनीज हैं, उन लोगों ने यहाँ प्लांट लगाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे हैं। और यहाँ पर सैमसंग कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया की। साउथ ठीक कोरिया। है, ठीक है, वो भी साउथ कोरिया की है। और दुनिया का सबसे बड़ा, अरे इधर सामने देखो, दुनिया का लार्जेस्ट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में, नोएडा में। वहाँ भी हज़ारों लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ, और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड है। ठीक है, तो भी ये लेबर सस्ती मिल जाती है। तो समझ आ गया आपको? तो इससे जो ये फ़ायदा हुआ, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। ठीक है, और जो भी है फ़ायदा आज की डेट में, पहले अदरवाइज़ तो कह रहा हूँ मैं, 2 गाड़ियाँ होती थी, एम्बेसडर और फिएट। अब तो पैदा भी नहीं होते। आप कौन से 2007 के पैदा? पता भी नहीं होगा। और लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये था, रोड खाली होते थे। ठीक है, बिल्कुल मज़ा आता था। तो बहुत, जब पॉल्यूशन लेवल इतना है, इतनी जैसे गर्मी हो गई है। आपने तो, आपने जब है आज से 5 साल पहले जो कोविड आया था, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी। क्या? कि पहली बार कई सालों के बाद लोगों ने ब्लू स्काई देखा। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आफ्टर मैनी ईयर्स, लगभग 30-35 साल के बाद ब्लू स्काई। ब्लू स्काई क्या होता है? ज़मीन साफ, क्योंकि सारी फैक्ट्री बंद थी। ठीक है, सारे वो हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, सारे फैक्ट्रीज हैं, सारे रोड क्या सारे बंद थे। तो बिल्कुल पहली बार 40 साल के बाद लोग, 30 या 35 साल के बाद ब्लू स्काई दिल्ली में नजर आया। और एक बात है, शायद 40 साल के बाद लुधियाना या जलंधर से पहाड़ नज़र आए पहली बार, 40 साल के बाद। ठीक है, जो भी है, इन्वायरमेंट को फ़ायदा हुआ। ठीक है, लेकिन लोगों के जो भी है परेशानी होती है, क्या कर सकते हो। चलो आगे बढ़ें। आपको मैंने ये कराया था, ब्लू रेवोल्यूशन करा दिया किसमें? अब उसमें ज्योग्राफी में करा दिया क्या? इट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो, ज्योग्राफी आल्सो। ठीक है, पक्का ना? वाइट रेवोल्यूशन करा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, टाइम में। यस बच्चे, क्या है ये क्या है? ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, आरबीआई है, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। नोट कर लो। अच्छा, एक एग्जाम में और क्वेश्चन आता है, क्या आप आरबीआई में अकाउंट खोल सकते हो? यू कैन नॉट ओपन। ठीक है, ये सिर्फ आरबीआई के बारे में। ये किस में कराया था मैंने? अरे कौन से में कराया था? नहीं, एक मिनट और क्या था, एक मिनट नहीं, एक करा दिया मैंने। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, और करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक मिनट, कोई समझ गया, ध्यान रखो। फ़ायदा कुछ दोबारा पढ़ोगे फ़ायदा ही होगा। 2 मिनट लूँगा। अच्छा, ये है आरबीआई का जो हेड होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गवर्नर। नोट कर लो, आरबीआई का जो हेड है उसे गवर्नर बोलते हैं। और अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा नाम है, संजय कुमार मल्होत्रा नाम है। संजय मल्होत्रा, संजय कुमार मल्होत्रा, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है? आरबीआई। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आप पता है, 1 रुपये का जो नोट है वो कौन इशू करता है? बताएगी बेटा, ये बच्ची बताइए। है आरबीआई।
ये तो क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये सब गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता ये है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है बेटा। वो उसके अंदर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोट करो, 1 रुपये के नोट को इशू करती है। नोट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 रुपये का नोट है एंड कॉइन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। कौन इशू करता है बेटा? गवर्नमेंट। 1 रुपये नोट एंड कॉइन्स इरिस्पेक्टिव। अब आपसे क्वेश्चन और आता है, जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन का कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कितना हो सकता है, यानी एक कॉइन मैक्सिमम कितनी वैल्यू का हो सकता है? 20 रुपया 1000 का। ठीक है, 1000 का कॉइन हो सकता है, इससे ऊपर का नहीं हो सकता। या नहीं, क्या बोला? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा अभी है। एज पर जो कॉइन्स एक्ट है उसमें 1000 तक का क्या हो सकता है? कॉइन हो सकता है, 1000। अभी लोएस्ट करेंसी कितनी है इंडिया में? लोएस्ट 1 रुपये नोट। ठीक है, आर यू श्योर? पक्का? पक्का? 50 पैसा। चले या ना चले, है तो सही। ठीक है, 50 पैसे। और हाईएस्ट रेनोवेशन कितना है इस टाइम? इसको डीमोनेटाइज नहीं किया सरकार ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अभी लोएस्ट करेंसी कितनी है। ज़्यादातर बच्चे हैं, वो बच्चे क्या, जो हमारी एज के वो भी कहेंगे 1 रुपया है, ऐसा नहीं है, 50 पैसे। ठीक है बच्चे, भूमिका याद रहेगा बेटा? ठीक है, हाँ बेटा, यशु याद रहेगा? कितना है? कितना है? लिखे 50 पैसे। और हाईएस्ट कितना है डिनोमिनेशन अभी करंट? 500 रुपये, 500। और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नोट कितनी हो सकती है? करेंसी नोट कितनी हो सकती है? हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 10,000 का हो सकता है। 10,000 का नोट हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया? जो कॉइन हो सकता है मैक्सिमम की डिनोमिनेशन कितना हो सकता है बच्चे? 1000 का। ठीक है, क्लियर? और जो नोट हो सकता है मैक्सिमम डिनोमिनेशन का, वो है 10,000 का। क्लियर? याद रहेगा? इंडिया में डिमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ है? वो हुआ है 3 बार। वैसे चौथी बार ये बोल सकते हैं, चौथी बार हो गए, लेकिन ये जो 2000 के नोट हुए हैं, वैसे 4 बार काउंट होगा वैसे वो, कि अभी 2000 के नोट बंद किया ना बेटा, 1.5 साल पहले। 4 बार मोर करेक्ट। अच्छा, जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 77 या 78 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, और उसमें जो एवरेज सैलरी होती थी, एवरेज सैलरी की बात है, 400-500 रुपये होती, एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, और उस समय 10,000 रुपये का नोट होता था। एट दैट टाइम 10,000 का नोट होता था उस समय, एट दैट टाइम। ठीक है, लगा लो। चलो ठीक है, अब आता है 1 रुपये के नोट के ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर तो है ना, गवर्नर तो आरबीआई में होता ना, तो आरबीआई तो इशू नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉट मिनिस्टर। वित्त सचिव बोलते हैं हिंदी में। अभी जो सेठ नाम है, अशोक सेठ सर नाम है उनका, अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, किसके होते हैं साइन? फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है बच्चे, बोलोगे तो नहीं? अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, जो जितने भी नोट हैं उस कितनी लैंग्वेज में लिखा होता है? 1 रुपया या 2 रुपये या 10 रुपये या 100 रुपये? कर बेटा, काउंट कर, और गलती मत करना। मुझे नहीं पता।
नोट कर, गिनो, याद रहेगा, गिनो। है 15? पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता। अरे सामने देख, गिनने गिन ले। 15 पक्का? ज़्यादा हो तो? हाँ बेटा 15। आप ठीक कह रहे हो, साइड में होती हैं 15, एक इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, टोटल 17 हो गए। उसमें हिंदी नहीं होगी, देखो हिंदी नहीं है उसमें, देख चेक करो, हिंदी नहीं है उसमें, नहीं है। अरे इसमें देखो ना, नहीं है ना, तो ये एक हिंदी हो गया, ठीक है बच्चे, एक मिनट देखो। वो हिंदी नहीं है ना, वो हिंदी नहीं है ना। 50 रुपये हिंदी थोड़ा ना है वो, ये 50 रुपये हैं, ठीक है। ये देखो, एक ये हो गया हिंदी में और इंग्लिश में। कितने हो गए टोटल? 17। अगर आप एग्जाम में आता है 17, 17 है, 17 क्या हिंदी नहीं है? अरे हिंदी नहीं है, और रुपया नेपाली है वो। अरे नहीं, अरे अरे एक मिनट, हिंदी नेपाली है, नेपाली नेपाली या मराठी होगी। 20 रुपये क्या लिखा हुआ, नेपाली है वो। उसमें देखा बड़ा, छठ नंबर पे कौन सा, छठे नंबर अपने देखना, तू अपने में देख, अपने वाले में देख, अपने वाले में। ये देखा ना 20 रुपये, और ये हिंदी में ये क्या लिखा हुआ है? किसकी है ये नोट? समझ आ गया? 17 नोट, ठीक करो, ठीक है, समझ आ गया बच्चे? 15 होगी साइड में, 2 होगी 17। अगर आप एग्जाम में आता है कितनी भारतीय भाषा में होता है, देन योर आंसर विल बी 16। क्यों? इंग्लिश, यस यस, गुड, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है। अगर कितनी कितनी इंडियन लैंग्वेज है, देन योर आंसर विल बी 16। टोटल लैंग्वेज होगी 17, समझ आ गया? साइड में होगी 15, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? उसमें हिंदी नहीं है, वो नेपाली है। क्या लिखा? 20 रुपये क्या लिखा हुआ इसमें? वो मिलती जुलती है ना हिंदी से। चलो आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, जितने भी नोट, जैसे 1 रुपये का नोट है, कॉइन्स है, इशू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर बिल्कुल। और 1 रुपये से ऊपर के नोट हैं, वो कौन इशू करता है? वो आरबीआई करता है। लेकिन सर्कुलेशन कौन करता है? नो, आरबीआई का काम है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? सर्कुलेशन ऑफ 1 रुपी नोट, कॉइन्स एंड ऑल द नोट्स डन बाई आरबीआई, ठीक है बच्चे? समझ आ गया बच्चे? चलो आगे बढ़े। चलो अब आता है मिंट्स। क्या होता है? व्हाट इज मिंट्स? मिंट क्या होता है? खाते नहीं होता है ना, चिकम। मिंट क्या होता है बेटा? नहीं पता? खाते तो चटनी। मिंट्स होता है जहां पर, इसको हिंदी में टकसाल बोलते हैं, जहां पर कॉइन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। अब ही इज मिंटिंग मनी, मतलब ही इज मिंटिंग मनी मतलब क्या हो गया? ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी, इज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर मतलब बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है। मिंट क्या होता है बच्चे? जहां पर कॉइन्स बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर कॉइन बनते हैं उसको मिंट बोलते हैं। इंडिया मिंट्स कहाँ कहाँ पर है? और नोएडा, 4 जगह पर है इंडिया में मिंट्स है। नोएडा एक है, कोलकाता एक, हैदराबाद, ठीक है। 4 जगह मिंट्स है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। अब आता है करेंसी नोट प्रेसेस कहाँ पर है? वेयर आर करेंसी नोट प्रेसेस? इसका मतलब क्या हो गया?
करेंसी नोट प्रेसेस क्या है, क्या होता है? हैं? हाँ, जहाँ पर प्रेस, जहाँ पर की वह है नोट छापे जाते हैं, छापा खाना बोलते हैं हिंदी में। कहाँ कहाँ पर है? नासिक में। और कहाँ पर है? देवास। कहाँ पर है? नासिक और देवास। है बेटा? नहीं पढ़ा? कोई नहीं, 12th के बाद पढ़ लेते, पढ़ा दी बेटा। ठीक है, नासिक कहाँ पर है बेटा? कौन से स्टेट में है? सुना है नासिक? कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वेस्ट मुंबई के 200 किलोमीटर होगा। बहुत वेदर बहुत अच्छा होता है। और नासिक इसलिए फेमस है, किसके लिए? वन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ऑनियन कैपिटल, या ऑनियन सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, क्योंकि 60% जो वाइन यार्ड्स हैं वो यहीं पर हैं, और अंगूर, ठीक है, जो ग्रेप्स कहते हैं आप, वो यहीं पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, क्लियर? और वेर इज देवास? देवास कहाँ पर है? देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ आ गया? बोलोगे तो नहीं, याद रहेगा। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है? नासिक और देवास में। ठीक है, अब आता है सिक्योरिटी प्रेसेस। कहाँ हुआ? सिक्योरिटी प्रेसेस, सिक्योरिटी प्रेसेस मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट क्या ऑर्डनरी उसकी प्रिंटिंग होती है, या फिर आपका जो चेक बुक होता है ऑर्डनरी प्रिंटिंग होती है? उसमें क्या होता है? सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी फीचर होते हैं। ठीक है, और आपके जो स्टैंप होती है, पोस्टल स्टैंप है, क्या वो ऑर्डनरी प्रिंटिंग? आर्टिकल ना ऐसा होता है। या स्टैंप पेपर, अब तो नहीं होता है, आपने पुराने स्टैंप पेपर देखे आपने, इसमें नोट छपे होते थे, वो पहले स्पेशल वो है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। तो पहले क्या होता था, वो नोट जैसे कि आपने 4000 का लिया तो 4000 का नोट बना हुआ होता है। ठीक है, और क्या है, जैसे एनएससी होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुना होगा आपने, क्या ऑर्डनरी पेपर में होता है? नो। ठीक है, वो होता है स्पेशल काइंड ऑफ प्रिंटिंग होती है। तो वो प्रिंटिंग कहाँ होती है? सिक्योरिटी प्रेसेस होते हैं, एक नासिक में और एक हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? और यस ब्रांडी, यस, और आईटी और पर्ल, पर्ल होते हैं ना, PAR। ठीक है, मोती इसको बोलते हैं, मोती बोलते हैं ना, पर्ल बोलते हैं ना मोती, ये होता है। और यहाँ पर एक है सलारजंग म्यूजियम है, बड़ा फेमस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सलारजंग म्यूजियम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा म्यूजियम है। और यहाँ पर सरदार पटेल पुलिस एकेडमी है, वहाँ पर IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। सरदार पटेल पुलिस एकेडमी, यहाँ पर IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर? अब आता है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? वेयर इज सिक्योरिटी पेपर मिल? ये नर्मदापुरम है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर समझ गए, जो होता है सिक्योरिटी जो पेपर, जैसे कि नोट के लिए या फिर पासपोर्ट पेपर है। ठीक है, यहाँ पर वो है मिल है, यहाँ पेपर बनाया जाता है। समझ आ गया बच्चों? और ये सारी की सारी यूनिट्स हैं जो मैंने बताया है, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है।
ठीक है बच्चों, याद रहेगा। मिल अभी कर रहा है क्लास चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है व्हाट हैपनिंग कि करेंसी नोट प्रेस दो थी, अब तो खैर यूपीआई वगैरह आ गया है तो इजी हो गया है। तो हमेशा इंडिया में करेंसी की शॉर्टेज रहती थी। अब तो यूपीआई की वजह से बड़ा साबित हो गया है, प्लस ऑनलाइन ट्रांसफ़र की वजह से अब आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? अब मैं किसी को पैसे देने, सबने इवन छोटे छोटे वेंडर ने वो लगाए, सब्जी वाले ने वहाँ पर लगा लिए स्कैन स्कैन कर दो, ये बड़ा इजी है। इवन जो पॉलिश वाला करते हैं उन्होंने भी लगा लिया, क्या नहीं करते सब। ठीक है, तो अब वो इतनी ज़रूरत नहीं है जो पहले होती थी। तो हमेशा ना करेंसी की शॉर्टेज रहती थी इंडिया में। आरबीआई ब्लेम करते थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वाले आरबीआई को, कहते आपने बताया नहीं। तो व्हाट हैपन, आरबीआई ने खुद की दो प्रेसेस लगा ली। ठीक है, एक मैसूरू में, मैसूरू कहाँ पर है? इंडिया में कहाँ पर? साउथ में होगा, कर्नाटक में। पहले मैसूर बोलते थे, आजकल मैसूरू बोलते हैं इसको। अच्छा, अब एक चीज़ है ना, कर्नाटक में क्या है, काफ़ी सारे जगह का नाम उरू हो गया है। जैसे बेंगलोर का बेंगलुरु, बेंगलोर का मंगलुरु, ठीक है, उरू उरू हो गया, क्योंकि उरू शायद वहाँ वो छोटे टाउन या विलेज को बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो आरबीआई की खुद दो प्रेसेस लगा ली हैं, एक है मैसूरू में कर्नाटक में, एक सालबोनी जगह वेस्ट बंगाल में। ये खुद उनकी है। तो टोटल कितनी प्रेसेस होगी इंडिया में करेंसी नोट्स? 4 होगी ना बेटा। कहाँ कहाँ पर? 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, 2 किसकी हो गई? आरबीआई। समझ आ गया। लेकिन ज़्यादा एग्जाम में आता होगा नासिक वाला आता। ठीक है बच्चे, हैं? पक्का हो गया? बोलोगे तो नहीं? कोई ब्रेक लेना है आपने, ब्रेक ले सकते हो। मैं भी थक गया बोलते बोलते।